श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर आप लोगों को स्वागत है। अभी तक रियल नंबर के भाग 3 तक आप लोग देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और आप लोग बना भी लिए होंगे मैथ को। तो आज हम लोग मैथ को आगे देखेंगे। आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का मैथ 3 तक बताया था, और आज उसका आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप लोग स्थिर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। आपको इस तरह से बताया जाएगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे, माइंड में सेटल हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरह से रूटीन आपको दिया था कि अगर जो हिसाब समझ में ना आए 1 बार 2 बार 3 बार मेहनत कीजिए, तो उसी तरह से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो 10वीं क्लास 10वीं वर्ग के विद्यार्थी हैं, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा मिल जाए। तथा उन विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर करें जो शायद परिवार में किल्लत रहने के कारण, बेरोजगारी रहने के कारण वह अपने बेटा और बेटी को कोचिंग स्कूल नहीं भेज सकते हैं। वैसे विद्यार्थी भी यह वीडियो देखकर शिक्षित हो, ये मैं चाहता हूँ। इसमें आप लोग अधिक से अधिक हेल्प करें और दूसरों की मदद कर अपना भी नाम मदद के लिस्ट में लिखवा लें, क्योंकि कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आपका कर्म है लोगों को आगे बढ़ाना। जिस तरह से महर्षि मेही कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आ चुका है लोगों को साथ देने के लिए, जिसमें कोई खर्च नहीं है, आपको मंथली फ़ी भी नहीं देना पड़ता है कोचिंग का। आप इसके ज़रिए पढ़ सकते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, सिर्फ ध्यान देने की बात है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी होंगे उनके पास यह वीडियो पहुँच जाएगा। इसे आप लोग शेयर कीजिए। तथा जो इस वीडियो पर नए हैं वो इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन याद रखिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है महर्षि मेही कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, जो आपके स्क्रीन के नीचे आ चुका है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका HCF 657 इक्वल टू 9 दिया है, और आपको ज्ञात करना है LCM 306 657, यानी HCF 306 657 का 9 है, और आपको LCM 306 657 को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन को जल्दी ही नोट कर लीजिए, मैं यहाँ बनाता हूँ। चलिए यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ लिख लीजिएगा, दिया हुआ है HCF 306 657 इक्वल टू 9। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। यह क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इसके कुछ सूत्र भी याद रखने होंगे। आप इस सूत्र को देख लीजिएगा, आगे आने वाले जितने भी हिसाब हैं
वो आसानी से बन जाएंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये CF का फॉर्मूला होगा, महसा का फॉर्मूला होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। अगर LCM का ज्ञात करना हो तो LCM का क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। देखिए कितना आसान से है फॉर्मूला, बस दिमाग में सेटल हो करना है आपको। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर हमको पहली संख्या ज्ञात करना हो, पहली संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, LCM गुना HCF बटा LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या ज्ञात हो तो पहली संख्या को यहां कर देंगे। यानी आप लोग इससे पहले जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनाए थे, उसमें दिया हुआ था कि CF गुना LCM बराबर दो संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। देखिए अगर हमको प्रथम संख्या ज्ञात करना तो दूसरी संख्या को बटा में डाल दिए थे, अगर CF ज्ञात करना है तो ये दोनों के गुणनफल से इसको बटा में डाल दिए। यानी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लेकिन आप केयर नहीं किए थे। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ ये फॉर्मूला बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें जांच करना था आपको, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। याद आ गया? जिन्हें याद नहीं आया, जो नए इस चैनल पे आए हैं, वह पीछे जो रियल नंबर का आपका 3 भाग हो चुका है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे क्लिक कर उसे देख लीजिएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो अभी ही समझ में आपको आ जाएगा। तो यह फॉर्मूला आप लोग ने देख लिया। चलिए जो नोट करना है नोट कर लीजिए फॉर्मूला, आगे मैं हिसाब बताता हूं। तो चलिए आइए यहां देखिएगा, आप लोग इस हिसाब पे ध्यान दीजिएगा। यहां दो संख्या 306, 657 और CF 9 है, यानी इसीलिए LCM निकालना है किसका, 306, 657 बराबर, है ना, दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, 306 गुना 657 बटा 9। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो इसको काटेंगे, जो कट जाए। ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 0 9 चौके 36, 34 गुना 657, 34 गुना 657। तो 657 को 34 से गुना करना है आपको। 7 28, 5 चौके 20, अब बाकी 2 था तो 22, 22 के 2, 6 चौके 24, 2 26, इसे गुना करेंगे। 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 5 या 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 या 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2। यानी आपका सही आंसर इसका हो गया 22 3 3 8, 22 3 3 8। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी सर राइट कर लीजिए अपने नोटबुक पर और इसे समझिए। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और
आपके पास और भी बुक होंगे जिनसे आप हिसाब बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और जितना रिपीट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि बाय द वे आपके पास बुक नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन उपलब्ध करा दूं पीडीएफ के जरिए, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आप एक से अधिक हिसाब बना सकते हैं। लेकिन कमेंट में आपको लिखना होगा, तभी तो हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पर है, नीचे में देखिएगा, स्क्रीन के नीचे। हाँ जी, देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, मैं आपको एक नोट्स दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कुछ भी पूछ दिया आप आंसर आराम से दीजिएगा। नोट्स क्या है? किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब उसका गुणनखंड, जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में हो, है ना। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक या 0 पर वही समाप्त होगा जिस संख्या में गुणनखंड यानी फैक्टराइज आपका 2 गुना 5 के रूप में होगा। अब आपको समझ में आ गया, जहां 2 और 5 नहीं रहेगा जिस संख्या में, उस संख्या में 0 हो ही नहीं सकता है। मतलब दिमाग में सेटल कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया, इसे लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिए ना। चलिए आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या था जी? 6 पे पावर n का 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो माना कि a बराबर 6 पे पावर n, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 6 पे पावर n। तो इसका देखेंगे गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है कि नहीं, लेकिन देखेंगे जब निकालेंगे तो 6 का यहां निकाल लेते हैं ना, 2 3 जा 6, यानी 2 तिया 6, 2 गुना 3 पे पावर n है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि यहां a बराबर 6 पे पावर n का गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप का है तथा हमें मालूम है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होता है, उसका इकाई अंक में
जीरो से समाप्ति होती है। अतः 6 पे पावर n के इकाई अंक जीरो से समाप्त नहीं होगा। ये आपका इसका एनालिसिस हो गया, विश्लेषण हो गया। आप लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि मैं अभी पहले नोट्स में बता दिया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक में जीरो तभी होगा जब संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड हो, चाहे वह संख्या 8 पे पावर n क्यों ना हो, 12 पावर n क्यों ना हो, 16 पे पावर n क्यों ना हो, है ना। लेकिन यदि 10 पे पावर n है तो इसमें देख रहे हैं ना कि 2 और 5 का गुणनखंड है, यानी इकाई अंक में जीरो होगा। लेकिन इसमें 2 और 5 है। अगर मैं 35 पे पावर n दे दूं तो 7 गुना 5 तो होगा, लेकिन 2 नहीं है, रहना चाहिए 2 और 5। बाकी रहे चाहे मत रहे, कम से कम 2 और 5 रहेगा तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। आ गया समझ में आप लोग को? जल्दी से उतार लीजिए इसे। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग? चलिए, आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था कि भाज्य संख्या होने के लिए उनका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। भाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। और अभाज्य संख्या होने के लिए उनका गुणनखंड 2 तक ही सीमित है, यानी एक स्वयं और एक, उसे अभाज्य गुणनखंड है। अगर 2 से अधिक हो गया, 1 से और स्वयं से भी अधिक हो गया, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, और जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है, वीडियो को पॉज करके इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं ये प्लस में 13 है, इधर गुना में 13, 13 कॉमन ले लिया जाएगा। बचा क्या, 7 गुना 11 प्लस 1 13 गुना 11 सते 77 प्लस 1 13 गुना 77 1 78। देखिए, इसमें 2 गुणनखंड हो गया ना, लेकिन आप लोग को पता है ना, एक तो सभी में गुणनखंड होता है, मैं 1 दे सकता हूं। चूंकि आप पता चल गया ना, 2 से अधिक के गुणनखंड है इसमें, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है। अगर इसको तोड़ना भी चाहे तो तोड़ सकते हैं। अभी हम 78 है तो 2 गुना 3 गुना 13, 13 छक्का 78 भी होता है, गुना 1। देखिए 2 से अधिक हो गया ना। यहां पर भी आंसर दे सकते थे हम, ये आपको एक्सप्लेन करके खाली बताएं कि ये टूट रहा है। अगर एग्जाम के समय में ध्यान न रहे, टूटने रहा है, तो ऐसा अगर 2 आ जाए तो 1 लिखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर ना, चूंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से
अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? जब समझ में आ गया होगा जी, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और हमारे देश के भविष्य हैं। देश के साथ साथ बिहार राज्य के भी भविष्य हैं जी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं बिहार पिछड़ा राज्य है, इनको आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। इसलिए मेहनत कीजिए, माँ बाप के जो आशा है आप पर उसे निराशा में मत बदलिए। चलिए अब इसी में अगला है, क्या है? तथा। तथा में क्या था जी क्वेश्चन? आप लोग को पता ना है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 है। चलिए देख लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए, क्योंकि स्क्रीन से शायद हट भी जाता होगा, इसे लिख लिया कीजिएगा, है ना? क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। यहां देख रहे हैं कि क्या कॉमन है। अगर कोई ये सीख गए होंगे तो वीडियो पॉज करके पहले बना के देखिए कि क्या कॉमन है, कैसे निकलेगा फटाफट। चलिए हम बनाते हैं। यहां देख रहे हैं 5 और 5 है, कॉमन ले लिए। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, 1 हो गया। यहां देखेंगे हम लोग 5 गुना में ही है, 7 का 42, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1, 5 गुना 24 दूनी 48 और 24 चौके 96 और 4 100 प्लस 1। ठीक है। 5 गुना 100, 108 प्लस 9, 1009, 1008 है ना, 108 भी कर दिए हम, कोई बात नहीं है, 1009। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं समझ में आता है ना, लेकिन हमें तो बता दिया था ना कि जहाँ समझ में ना आए तो 1 दे दीजिए और फिर से यही बात आपको लिख देना है नीचे में। यानी ये आपका जो है 6 नंबर का हिसाब आपका कंप्लीट हो चुका है। किन्हीं को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में जो लिखिएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जितना बार आप पूछिएगा उतना बार मैं समझाऊंगा जी, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोग के लिए ही लाया हूं, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अच्छे ढंग से मैथ में नंबर निकालिए। हम आप लोग मैथ में 80 नंबर 90 नंबर 100 नंबर निकालिए, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और परिवार को खुशी भी हो तथा आप जॉब करें। ऐसे तो मैं बताता हूं कि जॉब के पीछे मत भागिए, क्योंकि नौकर बनने के पीछे नहीं भागना है ना, नौकरी देने के पीछे भागना है। इसे मेहनत ऐसा कीजिएगा। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब होता है स्वतंत्र रहना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, पढ़ाई किए हैं नौकरी करेंगे, यानी पढ़ाई नौकर बनने के लिए किए हैं क्या? इसलिए पहले अपने दिमाग घुमाइए और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। भविष्य बाद में देखेंगे, पहले वर्तमान को ठीक करेंगे, भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। जिनका वर्तमान ठीक नहीं रहता है उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। तो लिख लिए होंगे आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका होगा, उसे पढ़ लीजिए और मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, शायद वो साइड भी हो जाता होगा कुछ समय के बाद। इसलिए क्वेश्चन को देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी देखिए जी, एक ही वृत्ताकार पथ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ से पटना जाना है, तो बस के लिए भी पटना 68 किलोमीटर ही होगा, यानी 58-68 ऐसे कुछ है, 58 किलोमीटर मान के चलते हैं, 58 किलोमीटर होगा। बस के लिए भी बाइक से जाते हैं 58 किलोमीटर ही लगता है, स्कॉर्पियो से जाते हैं 58 किलोमीटर ही लगता है। यानी जिस भी वाहन से जाएंगे पटना की दूरी तो उतना ही है। लेकिन अगर बस से सफ़र कर रहे हैं तो 2 घंटा में पहुंचते हैं, स्कॉर्पियो से सफ़र कर रहे हैं 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, बाइक से कर रहे हैं तो शायद उससे पहले या कुछ बाद जाएंगे, है ना, जैसी वाहन वैसी। तो यहाँ पर भी 2 व्यक्ति को लिया गया, सोनिया को और किनका नाम आया था जी? रवि का। सोनिया और रवि का। सोनिया 18 मिनट में तय करता है दूरी एक वृत्ताकार पथ का, और रवि 12 मिनट में ही तय कर लेता है। लेकिन एक बात होती है, जैसे घड़ी की सुई की बात कर ले, वृत्ताकार पथ में घड़ी की सुई की बात कर ले, सुई, तीनों सुई एक समय ऐसा भी आता होगा कि तीनों सुई एक ही रेखा में रहता, एक बार मिल जाता है। कब मिलता है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। तीनों सुई एक बार कहाँ मिलती है, कब मिलती है? और दिन भर में 2 बार मिलती है, तो कब मिलती है बताइए? आप कहिएगा दिन भर 2 बार मिलती है, 12 घंटा मिलती है, 24 घंटा मिलती रहती है। अब कहोगे भैया आई कैसे? जैसे पक्का 12 बजेगा तो मिलेगा तीनों सुई एक बार में। 3:15 होंगे तो जब सुई चल रही सेकंड का, तो एक न एक कुछ सेकंड के लिए मिल ही जाएंगे। बात सही है कि नहीं? उसी तरह से ये कब एक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे जो निकालना है। तो यहां बोला गया कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय, यानी कि यहां न्यूनतम की बात हो रही है। इससे पहले जब मैं CF बताया था आप लोगों को तो उसमें अधिकतम की बात हुई थी, यहां न्यूनतम की बात है। क्वेश्चन को स्थिर से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को स्थिर से पढ़ लीजिएगा, तब बनाइएगा। तो यहां सोनिया 18 मिनट लगाती है वृत्ताकार पथ के लिए, ना, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए, है ना जी, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए, ठीक है। किसके वृत्ताकार पथ पर? मैदान के चारों ओर। रवि कितना लगाता है जी? तो रवि लगाता है 12 मिनट वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए, है ना। रवि कितना लगाता है? 12 मिनट लगाता है वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए। वृत्ताकार किस वृत्ताकार पर? मैदान के चारों ओर। जो चारों ओर होता है, ये 4 गोलंबर जो होता है, इसी को वृत्ताकार कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़े होंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़े थे सर जी? आपको बताए होंगे कि वैसी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वैसी गति जिस पर वृत्ताकार पथ पर गति किया गया हो, उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? इसी को सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में कर देता है। तो दोनों कब मिलेगी? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? LCM ज्ञात करना पड़ेगा। और आप लोग LCM तो जानते ही हैं, निकाल लेते हैं। 18 का और 12 का LCM। 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। 2 छका 12, 2 तिया 6 और 3 इकाई 3।
यानी 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। 12 का फैक्टराइज गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसीलिए एलसीएम में क्या था? जो मिल गया जो मिल गया जो मिल गया उसको भी लिख लेंगे, और जो बच गए उसको भी लिख लेंगे, है ना। तो 3 दूना 6 इकाई 6 छोती 18 दूनी 36, है ना जी। इसलिए हम कह सकते हैं अतः, है ना, 18 मिनट और, है ना, अतः मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चलते हुए मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चलते हुए सोनिया और रवि एक साथ 36 मिनट पर मिलेंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए जी? जल्दी फटाफट इसको लिख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 की एंडिंग हो गई, समाप्ति हो गई, है ना। रियल नंबर ये 1.2 समाप्त होने में भाग 4 बनाना पड़ा। अभी आपका 1.3 और 1.4 है। एक्सरसाइज 1.3 में इरेशनल नंबर को करना है, और एक्सरसाइज 1.4 में शांत अशांत के बारे में बताएंगे, जो कि मैं पहले भी क्लास में समझा चुका हूं। लेकिन आप लोगों को मैं नर्वस होने नहीं दूंगा। मैं उस रियल नंबर को भी बनाऊंगा। भाग 3 4 हो चुका है, 5 6 7 जितना बने आपको समझाने के लिए उतना मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग को कंप्लीट कर दूंगा कि आपको रियल नंबर में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बशर्ते आप मेरे YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर हमेशा ऑनलाइन होकर वीडियो को देख लें, और पूरे वीडियो को देखें, तब आ जाके आपको समझ में आएगा। आपको किसी वीडियो का स्किप नहीं करना, किसी वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं आपका पूरे 10th का पूरे मैथ को मैं बताऊंगा, तथा आज आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि आपको प्रत्येक संडे कुछ स्पोकन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें आप अगर मेहनत किए तो आपको अंग्रेजी भी बोलना आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखना भी आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे भैया कल ग्रामर बताएंगे। नहीं, मैं ग्रामर की प्रक्रिया पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको बोलने की प्रक्रिया में बताऊंगा। बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूं बोलने के समय में कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। अब बोलिएगा भैया ऐसे कैसे, तो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? इसी चीज़ को मैं आपको ईजी करूंगा कि कैसे सीखा जाता है। जैसे आप मान लेते हैं, बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं जो मतलब कि लिखना नहीं जानते हैं, अंगूठा छाप होंगे, तो क्या वो हिंदी शुद्ध नहीं बोलते हैं? जैसे तैसे भी हिंदी बोल लेते हैं ना जी। कहीं शुद्धे बोलते हैं हम लोग से ज़्यादा, पढ़ा लिखा से ज़्यादा तो अनपढ़ ही अच्छा हो जाता है कभी कभी। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे, कलम की ताकत हम लोग के पास है। जब वह हिंदी बोल सकते हैं जैसे तैसे, तो जैसे तैसे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जब मैं वो अनपढ़ व्यक्ति को बात करता हूँ हिंदी में, तो मेरी बातों को समझ जाता है। उसी तरह से जब मैं अंग्रेजी में भी बात करूँ या कोई बात करे तो मैं भी समझ जाऊँ। बस आपको मेरा साथ देना है, और मैं जैसा बोलूं वैसा काम करना है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं आपको तेज नहीं कर सकता हूं, आपकी मेहनत ही आपको तेज कर सकता है। बस मैं जो बताता हूं उसके साथ काम कीजिए, तभी तेज हो सकते हैं। या नहीं कि आप वीडियो देख लिए,
तो 3 बार लिख लिए, लेकिन मेहनत अगर नहीं किए, लिखना मेहनत नहीं होता है, यूज करना मेहनत होता है। तो आजकल का सबसे बड़ा क्रांति है मोबाइल का क्रांति। तो कल मैं मोबाइल क्रांति से ही कुछ ना कुछ बातें आपको बताऊंगा अंग्रेजी में। आप हमारा वीडियो बार बार देखिए, लगे रहिए, प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और यदि आपको इंग्लिश क्लास समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए प्रत्येक दिन मैथ का क्लास भी होगा और इंग्लिश का भी क्लास होगा आपके यूट्यूब चैनल महर्षि में ही कोचिंग सेंटर पर। तो आज के लिए इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।